हेलो डियर एस्पिरेंट्स। इससे पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 24 तक सॉल्व किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 से आगे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 है ट्रिकलिंग फिल्टर प्रोसेस इज अ फिल्ट्रेशन, स्टरलाइजेशन, बायोलॉजिकल या नन ऑफ दीज। देखो, ट्रिकलिंग फिल्टर सिंपली हमारा जो होता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मेथड में यूज़ होता है और ये बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, आंसर इसका है बायोलॉजिकल प्रोसेस। इस प्रोसेस में कुछ नहीं होता, आपको जो हमारा सीवेज होता है वो स्प्रे कर देते हैं स्टोन्स या फिर प्लास्टिक मीडिया किसी के भी ऊपर। मतलब जैसे अगर कोई स्टोन की लेयर है तो यहाँ से सी वाटर हमारा स्प्रे होगा और तो जो हमारे वो होते हैं बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी इस पर ऑर्गेनिक मैटर रह जाता है तो वो उसे डिकम्पोज कर देते हैं और वाटर इसके थ्रू नीचे चले जाता है। तो हमारा एक तरीके से ट्रीटमेंट हो जाता है, बट इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस जो इस क्वेश्चन में पूछा हुआ था। ठीक है, तो अगर ट्रिकलिंग फिल्टर आएगा कभी भी पूछेंगे तो इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इन्वायरमेंट से है। जनरली सीवेज कंटेन्स अ मेजर परसेंटेज ऑफ वाटर एंड ओनली -% ऑफ सॉलिड्स। तो जो हमारा सीवेज होता है, सीवेज में हमारा 99.9% हमारा वाटर होता है और सिर्फ 0.1% हमारा सॉलिड होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सर्वे से है। अ नेगेटिव डेक्लिनेशन शोज द मैग्नेटिक मेरिडियन इज़ टू द। अ नेगेटिव डेक्लिनेशन शोज दैट द मैग्नेटिक मेरिडियन इज़ टू द। अब देखो, डेक्लिनेशन क्या होता है हमारा, सिंपल जो हमारा ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच का डिफरेंस होता है। ठीक है, हमारे पास ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब नेगेटिव डेक्लिनेशन का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन इज़ टू द ईस्टर्न साइड, वेस्टर्न साइड, साउदर्न साइड या फिर नन ऑफ दीज। देखो सिंपल सी बात है, जो हमारा ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में डिफरेंस होता है दैट इज़ डेक्लिनेशन। तो अगर सपोज़ हमारा ये नॉर्थ ट्रू मेरिडियन है, नॉर्थ ट्रू नॉर्थ ये हमारा मैग्नेटिक नीडल हमारी सपोज़ यहाँ आ रही है, तो दिस इज़ टू द ईस्टर्न साइड, तो ये हमारा पॉजिटिव होता है। और अगर ये वेस्ट साइड की तरफ डिक्लाइन हो रहा है, सपोज़ हमारा ट्रू नॉर्थ ये है और मैग्नेटिक नॉर्थ ये है, तो ये वेस्टर्न साइड की तरफ होता है, तो नेगेटिव डिक्लिनेशन होता है। ठीक है, तो अगर नेगेटिव डिक्लिनेशन इसने पूछा है तो ये वेस्टर्न साइड ऑफ ट्रू मेरिडियन होता है। ठीक है, ट्रू मेरिडियन के वेस्टर्न साइड होगा तो नेगेटिव, ईस्टर्न साइड होगा तो पॉजिटिव, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल डेक्लिनेशन। अब कोई ऐसी लाइन है जो इक्वल डेक्लिनेशन के पॉइंट को जॉइन कर रही है तो उसे क्या बोलते हैं। इक्वल डेक्लिनेशन वाली जो हमारी लाइंस होती है उसे हम बोलते हैं क्या, एक्लिनिक, आइसोक्लिनिक, एगोनिक या आइसोगोनिक। तो इसको हम बोलते हैं आइसोगोनिक लाइंस, जो इक्वल डेक्लिनेशन को जॉइन करने वाली लाइन होती है। अब एगोनिक लाइंस कौन सी होती हैं, एगोनिक लाइंस हमारी वो होती हैं जो जीरो डेक्लिनेशन वाली लाइन होती हैं, जीरो डेक्लिनेशन वाले पॉइंट को जॉइन करने वाली जो लाइन होती है, दीज आर एगोनिक लाइंस। अब सेम चीज़ एक्लिनिक और आइसोक्लिनिक में भी होता है, ये हमारे डेक्लिनेशन के लिए होती हैं और वो हमारी मैग्नेटिक डिप के लिए होती हैं। आइसोक्लिनिक होगी इक्वल मैग्नेटिक डिप वाली और एक्लिनिक होगी ज़ीरो मैग्नेटिक डिप वाली। ठीक है, तो आइसोक्लिनिक इक्वल, ये मैग्नेट पहले तो क्लिनिक से याद रखना, क्लिनिक में जाके आपको डिप चढ़ती है। ठीक है, ड्रिप चढ़ती है क्लिनिक में जाके, तो ऐसे याद रखना, तो ये इक्वल डिप को शो करता है। जैसे कंफ्यूज होते हो एगोनिक आइसोगोनिक, वो एगोनिक था कि क्लिनिक था, क्या था, तो क्लिनिक में जाके ड्रिप चढ़ती है तो वो डिप वाली होती है। ठीक है, इक्वल डिप और ज़ीरो डिप, तो आइसोगोनिक और एगोनिक ये इक्वल डेक्लिनेशन वाली होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन इज द साउथ, इन विच डायरेक्शन द जीरो मार्क्ड इन द रिंग ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास, इन द रिंग, इन विच डायरेक्शन एंड इज़ द जीरो मार्क्ड इन रिंग ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास। ये बहुत थोड़ा वैसा क्वेश्चन है। देखो, अगर आप लोगों ने सर्वे में प्रिज्मेटिक कंपास देखा है तो एक होती है उसकी ऑब्जेक्ट वेन, एक होती है आपकी साइड वेन। इस साइड आपका प्रिज्म भी लगा होता है, तो इसीलिए उसमें क्या प्रिज्मेटिक कंपास बोलते हैं। देखो, अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो मार्किंग्स होती हैं, आपको क्या हो, आप इस साइड देख रहे हो, यहाँ से ऑब्जेक्ट वेन है, आपने साइड किया, आपने इधर से आपकी आई साइट है और इधर से आप देख रहे हैं, तो देख आप यहाँ पे रहे हैं, रीडिंग आप यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, जो मार्क आएगा वो यहाँ पे आएगा जो आपके ऑब्जेक्ट वेन है, लेकिन आप साइड यहाँ कर रहे हैं अपोजिट इसके। तो इस पर कन्फ्यूज़न हो सकता है कि अब ये पूछ रहा है कि इन विच डायरेक्शन एंड इज़ द ज़ीरो मार्क्ड इन द रिंग ऑफ अ प्रिज्मेटिक कंपास। अब देखो,
अगर ज़ीरो यहाँ मार्क्ड होता, सपोज़ ये हम देख रहे हैं ये ट्रू नॉर्थ पे ज़ीरो होता है, हमें पता है, तो ट्रू नॉर्थ पे ज़ीरो कब होगा, जब वो हम देख तो यहाँ से रहे हैं, तो रीडिंग हम यहाँ पर की पढ़ते हैं ना कि यहाँ पर की, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट साइड करते हैं। तो अगर उसमें ज़ीरो मार्क कहाँ पे होना चाहिए कि वो बिल्कुल हमें ये एग्जैक्ट नॉर्थ पे ज़ीरो आए, तो उस पर ज़ीरो मार्क कहाँ पे होगा, हम पढ़ यहाँ पे रहे हैं, तो ये क्या होती है, ये एग्जैक्ट साउथ पे होता है ज़ीरो मार्क, ठीक है। और नॉर्थ पे वो कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। इस पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हमारी ऑब्जेक्ट वेन के पास ही हम रीडिंग करते हैं, तो ज़ीरो हमारा हमेशा ऑब्जेक्ट वेन की तरफ होता है, तो वो साउथ वाले पोर्शन में होता है, साउथ एंड पे होता है, ठीक है। साउथ इज़ द आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉइल से है। अकॉर्डिंग टू आईएस क्लासिफिकेशन सिस्टम द सॉइल कैन बी क्लासिफाइड इनटू, आईएस क्लासिफिकेशन सिस्टम के हिसाब से सॉइल हमारी कितने ग्रुप्स में डिवाइड होती है, 18 ग्रुप्स में डिवाइड होती है। याद रखना आईएस के हिसाब से 18 ग्रुप्स में डिवाइड होती है। अब वो ग्रुप कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं कोर्स, फाइन, ऑर्गेनिक और हाईली ऑर्गेनिक। पहले होता है कोर्स, देन फाइन, फिर होता है ऑर्गेनिक एंड हाईली ऑर्गेनिक। अब कोर्स के अंदर क्या क्या आते हैं, ग्रेवल एंड सैंड। फाइन के अंदर आपके आते हैं सिल्ट एंड क्ले, ठीक है। और आपके पास जो ऑर्गेनिक होती है उसमें ऑर्गेनिक सॉइल ही होती है, और हाईली ऑर्गेनिक में आपकी आती है पीट। तो ये क्लासिफिकेशन होता है। इसके बाद इनके फिर सब क्लासिफिकेशन होते हैं। टोटल जो होती है 18 ग्रुप्स होते हैं, ये याद रखना आप। सब क्लासिफिकेशन मतलब जो अलग अलग इसके अंदर भी होते हैं, ठीक है, लेकिन टोटल ग्रुप्स जो होते हैं 18 होते हैं इंडियन क्लासिफिकेशन सिस्टम आईएस सिस्टम के हिसाब से। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा अगेन सॉइल से। व्हाट इज़ द इफेक्टिव स्ट्रेस एट अ डेप्थ ऑफ 10 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल व्हेन द वाटर टेबल इज 3 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल। सैचुरेटेड डेंसिटी दी है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड बल्क डेंसिटी दी है 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब वो पूछ रहे इफेक्टिव स्ट्रेस एट द डेप्थ ऑफ 10 मीटर्स। तो बोल रहा है कि जो वाटर टेबल है, देखो वाटर टेबल कहाँ पे है हमारा, 3 मीटर नीचे है, तो मतलब यहाँ तक हमारा वाटर टेबल है, इससे ऊपर हमारा क्या है, इससे ऊपर हमारा वाटर टेबल नहीं है, ठीक है। अब सैचुरेटेड डेंसिटी हमारी कहाँ आएगी, जहाँ वाटर टेबल प्रेजेंट होगा वहाँ सैचुरेटेड डेंसिटी होगी 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये वाली हमारी सैचुरेटेड डेंसिटी होगी। इससे ऊपर हमारी कौन सी होगी, बल्क डेंसिटी होगी 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब इसकी डेप्थ होगी 3 मीटर, ये टोटल डेप्थ हमारी 10 थी, तो ये कितनी बचेगी 7 मीटर, ठीक है। अब हमें निकालनी है 10 मीटर पे। 10 मीटर पे हमारी जो होगी इफ़ेक्टिव स्ट्रेस वो क्या होगी। इफ़ेक्टिव स्ट्रेस हमारी होती क्या है, सिंपल जो हमें यहाँ पे दिया है, ये क्या है, गामा बल्क है, ये गामा सैचुरेटेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हमारी इफेक्टिव स्ट्रेस कितनी होनी चाहिए, 18 इंटू 3, क्योंकि यहाँ पे गामा बल्क इंटू जो उसकी डेप्थ होगी 3, प्लस इससे नीचे हमारी 20 इंटू 7, ठीक है। उसके बाद अब देखो जहाँ पे सैचुरेटेड हमारा मास है, तो यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे हमारा वाटर भी प्रेजेंट है सॉइल के अंदर, तो वहाँ पे पोर वाटर प्रेशर भी होता है। तो पोर वाटर प्रेशर कितना हो जाएगा, माइनस, पोर वाटर प्रेशर हमेशा माइनस होता है, तो हम कितना माइनस करेंगे, 7 इंटू 10 गामा डब्लू, ठीक है, यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो इसका आंसर कितना आएगा, ये अब जब आप करोगे सॉल्व, मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। जहाँ पे आपकी सैचुरेटेड है वहाँ पे सैचुरेटेड डेंसिटी, जहाँ पे आपका बल्क डेंसिटी आपकी यहाँ तक यूज़ होगी, उसके बाद सैचुरेटेड, और उसमें से पोर वाटर प्रेशर भी माइनस होगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा 124, ठीक है। सिंपल है बट इसका कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अ सॉइल सैम्पल हैविंग अ वॉइड रेशियो ऑफ 0.71 तो पोरोसिटी ऑफ अ गिवन सैम्पल। ये सॉइल के फर्स्ट चैप्टर के ही न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत सिंपल हैं। अब देखो वॉइड रेशियो और पोरोसिटी में आपको रिलेशन पता होगा क्या होता है। वॉइड रेशियो इक्वल्स टू, नहीं, पोरोसिटी इक्वल्स टू एन इक्वल्स टू क्या होता है, पोरोसिटी एन इक्वल्स टू ई अपॉन 1 प्लस ई, ये होता है, और ई इक्वल्स टू एन अपॉन 1 माइनस एन, ये हमारा रिलेशन होता है, ठीक है। तो अब आपको पोरोसिटी निकालनी है, ई आपको दिया हुआ है, तो ई कितना है 0.71, वॉइड रेशियो ई है, तो 0.71 अपॉन 1 प्लस ई, तो 1.71, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा 0.415, इंटू इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, तो 41.5 आपका आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोर कटर मेथड कैन नॉट बी यूज्ड इन केस ऑफ। अब देखो कोर कटर मेथड किस केस में हम यूज़ नहीं करते हैं। पहली बात तो कोर कटर मेथड सिंपल सी बात है, कोर कटर मेथड अगर आपने पढ़ा है सॉइल में तो क्या किन सॉइल के लिए यूज़ नहीं होता, जो ग्रेवली सॉइल्स होती हैं। ठीक है, ग्रेवली सॉइल मींस कोर कटर में क्या होता है, आपका कोर होता है, उसको आप सॉइल के अंदर पेनिट्रेट करते हो। ठीक है, मतलब ये कोर है, आपने सॉइल के अंदर डाला तो आपका सॉइल का जो सैंपल होता है इसके अंदर आ जाता है। उसके बाद आप इसकी क्या निकाल लेते हो, क्या निकालते हो, रिलेटिव डेंसिटी। सॉरी, हाँ कहाँ पे थे हम ये थे कि हाँ रिलेटिव डेंसिटी, नहीं नहीं सॉरी, इससे पहले कोर कटर मेथड की बात कर रहे थे। तो कोर कटर मेथड से हम बेसिकली क्या निकालते हैं, बल्क डेंसिटी। हाँ, डेंसिटी निकालने के लिए होता है कोर कटर मेथड यूज़। तो डेंसिटी निकालते हैं, बल्क डेंसिटी चाहे डायरेक्ट डेंसिटी। तो वो कोर कटर मेथड हम ग्रेवली सॉइल्स के लिए यूज़ नहीं करते। क्यों, क्या रीज़न होता है, आप क्लेई, सिल्टी और ये रेड सॉइल के लिए यूज़ कर सकते हैं बट ग्रेवली सॉइल्स के लिए यूज़ नहीं करते, क्योंकि जो आपका ये डॉली मतलब जो कोर कटर होता है ना, जो कोर होता है जो आपका उसके अंदर जाता है, अगर ये सॉइल ग्रेवली होगी तो ये उस स्टेट में क्या होगी, डिस्टर्ब हो जाता है आपका सैंपल। ठीक है, जो ग्रेवली सॉइल होती है वो सॉइल सैंपल आपका डिस्टर्ब हो जाता है कोर के अंदर, तो वो एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देता। अब आप ही सोचो, अगर आप कोई टाइट सी चीज़ इसके अंदर डालोगे जो बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, तो उसकी आपकी जो डेंसिटी होगी वो सही आएगी। डेंसिटी क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम, सिंपल। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई ग्रेवली सॉइल है उसमें अगर वाइट्स ज़्यादा छूट गए तो उसकी डेंसिटी आपकी एग्जैक्ट नहीं आ पाती है, इसलिए हम ग्रेवली सॉइल्स के लिए इसको यूज नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ लूज सॉइल इज। अब देखो रिलेटिव डेंसिटी, पहली बात तो होता क्या है रिलेटिव डेंसिटी, और इसको क्या बोलते हैं, एक और टर्म भी बोलते हैं डेंसिटी इंडेक्स। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है बेसिकली रिलेटिव डेंसिटी का, ई मैक्स वॉइड रेशियो के कॉन्सेप्ट में होता है, माइनस ई इन सिटू अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम इंटू 100। ठीक है, ये होती है आपकी क्या, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉइल। अब देखो रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी, ई मैक्स मतलब मैक्सिमम वॉइड रेशियो, ई इन सिटू मतलब जो साइड पे उस समय प्रेजेंट है जो वॉइड रेशियो, अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। तो अब रिलेटिव डेंसिटी से हम क्या निकालते हैं कि सॉइल का भी प्रेजेंटली स्टेट क्या है, सॉइल लूज है, सॉइल डेंस है, मीडियम डेंस है, कैसी है। ठीक है, अब इसने वैल्यू पूछी हुई है यहाँ पे कि कितनी होती है वैल्यू, किसके लिए, लूज सॉइल के लिए। तो इसके लिए आपको सॉइल में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपके पास होंगे चीज़ें नोट्स में कहीं ना कहीं। देखो हमारे पास इसके बेसिस पे 5 तरीके से होती है। पहले तो होती है वेरी लूज, वी हैव लूज, उसके बाद होती है लूज, फिर होती है मीडियम डेंस, देन वी हैव डेंस, और उसके बाद वेरी डेंस। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज़ क्या होती है, 0 से 15 अगर वैल्यू आ रही है, 0 to 15, तो ये वेरी लूज़ की कैटेगरी में आएगी। अब इसमें पूछ रहा है 15 से 35 जो हमारी होती है ना, ये लूज़ होती है। ठीक है, 15 to 35 ये लूज़ की कैटेगरी में आती है। मीडियम डेंस का होता है 35 to 65, देन डेंस का होता है हमारा 65 से 85, और जो हमारा वेरी डेंस होता है वो होता है 85 to 100। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी बेसिकली हमें कुछ नहीं बताती है कि सॉइल का स्टेट क्या है। अगर रिलेटिव डेंसिटी 1 है तो सॉइल बहुत लूज़ है, और रिलेटिव डेंसिटी अगर 100 है तो सॉइल बहुत कैसी है, डेंस है। बस ये होता है इसका मतलब। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ अगर आप नोट कर लेना, और ये क्योंकि पूछता है यहाँ से, इसने डायरेक्ट वैल्यू पूछी है, इससे यही क्वेश्चन पूछता है। बाकी फॉर्मूला जो है रिलेटिव डेंसिटी का उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल भी आ जाता है कई बार, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है अ वैल्यू ऑफ टफनेस इंडेक्स, ये भी सॉइल का क्वेश्चन है। टफनेस इंडेक्स लेस देन यूनिटी इंडिकेट्स दैट द सॉइल इज़ फ्राइएबल एट द प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट, कंपोजिट लिमिट, इलास्टिक लिमिट। तो इसका आंसर है प्लास्टिक लिमिट में। अब सिंपल है, देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इस पर अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ना जब भी पढ़ोगे। टफनेस इंडेक्स की बात कर रहा है। अब टफनेस इंडेक्स होता है क्या है, टफनेस इंडेक्स सिंपली डिफाइन करता है कि हमारी जो सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ है वो कितनी है। अब देखो वो भी प्लास्टिक स्टेट में। ठीक है, टफनेस इंडेक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है टफनेस इंडेक्स का,
आई पी अपॉन आई एफ, मतलब प्लास्टिक इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स, ये शो करता है हमारा क्या, टफनेस इंडेक्स। ठीक है, अब प्लास्टिक इंडेक्स क्या होता है, सिंपल होता है डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी। ये फॉर्मूले हैं, जस्ट मैं ऐसे रिवाइज करा रहा हूँ, आप लोग को पता होंगे वैसे तो। और फ्लो इंडेक्स निकालने के लिए हमारे पास कैसे ग्रांडे ऑपरेटर्स से जो वैल्यूज़ आती है W1 माइनस W2, इसका फॉर्मूला होता है W1 माइनस W2 अपॉन लॉग ऑफ N2 बाई N1। ठीक है, अब इतनी डेप्थ पे आप लोग मत जाओ, ये जो पूछ रहा है मैं सिंपल टर्म्स में आपको बता रहा हूँ कि ये होता क्या है। सबसे पहले एक तो चीज़ है कि टफनेस इंडेक्स होता क्या है, वो होती है प्लास्टिक इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स। ठीक है, और उसके बाद ठीक है, ये फॉर्मूले आ सकते हैं, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू प्लास्टिक इंडेक्स क्या होता है, फ्लो इंडेक्स क्या होते हैं, इनके फॉर्मूले ये पूछ सकता है। उसके अलावा जो इसने यहाँ पूछा है क्वेश्चन, उस पर जाते हैं। तो हमारी जो सॉइल है, अगर उसकी वैल्यू देखो, टफनेस इंडेक्स की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो मतलब सॉइल क्या है, फ्राइएबल है, मतलब उसकी शेयर स्ट्रेंथ क्या है, बिल्कुल ज़ीरो है, बहुत ही लो है और वो फ्राइएबल है। जिस सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ ही नहीं होगी तो फ्राइएबल किस में होगी, प्लास्टिक लिमिट में वो फ्राइएबल होगी। अब आई टी जो है टफनेस इंडेक्स आई टी इज़ लेस देन 1 मीन्स जो इसकी शेयर स्ट्रेंथ है टू लो। ठीक है, आई टी इक्वल्स टू 1, तो ये होती है आपकी मीडियम टफ। और अगर आपकी आई टी इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1 है तो ये आपकी होती है सॉइल टफ़र, मतलब इट विल बी अ टफ़र सॉइल और स्टिफ सॉइल। ठीक है, टफ और स्टिफ, तो ये होता है टफनेस इंडेक्स का मतलब। और अगर उसकी वैल्यू लेस देन 1 है तो वो फ्राइएबल होगी, किस में, प्लास्टिक लिमिट में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉइल से ही है। द सॉइल विच प्लॉट अबव ए लाइन इन प्लास्टिसिटी चार्ट इज नोन एज। अब ए लाइन से ऊपर क्या होता है, सबसे पहले तो ए लाइन की इक्वेशन क्या होती है, आई पी इक्वल्स टू होती है आपकी, इससे डायरेक्ट फॉर्मूला, मतलब इस फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, -20। आपको लिक्विड लिमिट दे देगा, आपको बोलेगा कि ए लाइन इक्वेशन बताओ आप कितनी आ रही है। ठीक है, तो दिस इज़ द फॉर्मूला, और ये होती है ए लाइन की इक्वेशन। और ए लाइन से ऊपर हमारी जितनी भी सॉइल आती है वो होती है क्ले, और ए लाइन के नीचे जितनी भी सॉइल हमारी आती हैं वो होती हैं सिल्ट। ये याद रखना, ए लाइन से ऊपर क्ले, ए लाइन से नीचे सिल्ट, तो इसका आंसर यहाँ पे क्ले है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये वैल्यू वाला है। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स द टॉलरेंस लिमिट ऑफ पीएच वैल्यू ऑफ सीवेज टू बी डिस्चार्ज इनटू सी वाटर। सी वाटर में डिस्चार्ज करने से पहले जो द टॉलरेंस लिमिट ऑफ पीएच वैल्यू ऑफ सीवेज का पीएच हमारा किस लिमिट में होना चाहिए हमें जब उसको सी पे डिस्चार्ज करते हैं उससे पहले, तो ये डायरेक्ट वैल्यू है 5.5 से 9 होना चाहिए, ना 9 से ज़्यादा ना 5.5 से कम। ठीक है, तो इतना उसका वो होना चाहिए पीएच। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, साउंडनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाय, ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन, आप कोई भी जेईई का एग्ज़ाम उठा लो, ये क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। स्पेशली अगर आप स्टेट लेवल के एग्ज़ाम उठाओगे तो ये लीच एटेरियल एपरेटिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट जो फेवरेट क्वेश्चन है सारे कमीशंस का, जितने भी हैं तो उनको बहुत पसंद आता है। आप किसी भी एसएससी का क्वेश्चन, मतलब किसी भी साल के एसएससी का पेपर उठा लो, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आएंगे। तो साउंडनेस जो टेस्ट होता है सीमेंट का वो किससे करते हैं, आप लीच एटेरियल सेपरेटस से करते हैं। ये मुझे नहीं लगता कि किसी को नहीं आएगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही चहीता क्वेश्चन है सारे कमीशंस का। तो सो दिस वन फॉर टुडे, 38 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो देखते हैं, क्योंकि यार 10-10 12-12 क्वेश्चन भी मैं कर रहा हूँ तो 20 मिनट का वीडियो बन रहा है। मैं सोच रहा था कि अब मैं ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करूँ, बट मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो बने। तो आप लोग को भी ये है कि मैं सीरियल वाइज डाल रहा हूँ, आप जब भी देखेंगे तो आपको ये है कि सीरीज़ वाइज ही मिलेंगे क्वेश्चंस। और मोस्ट प्रॉबेबली कि बहुत जल्दी 180 मतलब पेपर जो 1 है वो कंप्लीट करके मैं डाल दूँ जितना जल्दी हो सके। और बाकी आप लोग जब भी देखेंगे तो शेयर वेयर करते रहिएगा। बस मेरे को ये है कि आपको ये एटलीस्ट जो अपने स्टेट एग्ज़ाम्स हैं या फिर कोई भी अगर आप दे रहे हैं एग्ज़ाम्स, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ये हो जाए कि यहाँ किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। और ये रिसेंट है, अभी इसके बाद तो शायद कोई एग्ज़ाम हुआ भी नहीं है उत्तराखंड में, तो 2023 का ही पेपर है, तो रिसेंट यही है। इससे पहले के भी मैं करूँगा, बट अभी थोड़ा मुझे भी टाइम लग रहा है अभी सारी चीज़ें करने में।
और अगर मैं आपको सीधे सीधे आंसर कराते चलूँ तो फिर तो मेरा मोस्ट प्रॉबेबली 1 मिनट में एक क्वेश्चन हो जाएगा, तो 3 घंटे का वीडियो बना के मैं पूरा का पूरा आपको पेपर बता सकता हूँ, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये। बट जहाँ पे लग रहा है कि हाँ थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो वो करना पड़ेगा। बाकी इससे आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है, थैंक यू।